आज हमारी पड़ताल उन अदृश्य पाइपलाइनों के बारे में है जिन पर हमारी आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। कुछ पाइपलाइनें कंक्रीट और स्टील की बनी हैं, जो नदियों का पानी शहरों तक पहुंचाती हैं। और कुछ दूसरी पाइपलाइनें कोड और फाइबर ऑप्टिक्स की हैं, जो डेटा को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती हैं। बिल्कुल। और आज हम यही देखेंगे कि जब इन दोनों तरह की पाइपलाइनों पर नियंत्रण को लेकर खींचतान होती है तो असल में होता क्या है। सही कहा। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें दो बिल्कुल अलग मैदानों पर चल रही एक ही लड़ाई की कहानी बताते हैं, मतलब नियंत्रण की लड़ाई। एक तरफ हम कावेरी नदी पर जो मेगेदातु बांध का प्रस्ताव है उसकी जटिलताओं में उतरेंगे। हाँ, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दशकों पुराने तनाव का कह सकते हैं कि एक नया केंद्र बन गया है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम एक टेक कंपनी क्लाउडफ्लेयर की पड़ताल करेंगे। ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तब तक नहीं सुना होता जब तक कि अचानक उनकी पसंदीदा वेबसाइट काम करना बंद ना कर दे। और हम समझेंगे कि कैसे इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक अदृश्य पाइपलाइन के जरिए बहता है और ये कितना जोखिम भरा हो सकता है। तो हम असल में दो चोक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब दो ऐसी जगह जहां प्रवाह को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है, एक भौतिक और एक डिजिटल। तो चलिए पहले भौतिक चोक पॉइंट से ही शुरू करते हैं, मेकेदातु बांध। हाँ, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये परियोजना है क्या। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कर्नाटक सरकार बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर मेकेदातु में एक बहुत बड़ा जलाशय बनाना चाहती है। हाँ, 9,000 करोड़ रुपए की लागत से, और इसे बैलेंसिंग रिजर्वॉयर कहा जा रहा है। बैलेंसिंग रिजर्वॉयर। देखिए, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है एक ऐसा बांध जो पानी के बहाव को नियंत्रित या बैलेंस कर सके। यूं समझिए कि नदी के लिए एक तरह का सर्किट ब्रेकर या बफर टैंक। अच्छा, मतलब जब पानी ज्यादा हो तो उसे जमा कर लो और जब कम हो तो छोड़ दो। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसकी क्षमता लगभग 67,000 मिलियन क्यूबिक फीट मतलब टीएमसी पानी जमा करने की होगी, और साथ में 400 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता भी होगी। तो सैद्धांतिक तौर पर तो ये काफी उपयोगी लगता है। बाढ़ और सूखे दोनों से निपटने में मदद कर सकता है। फिर इस पर इतना बड़ा विवाद क्यों है? तमिलनाडु इसका इतना पुरजोर विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि ये विवाद सिर्फ इस एक बांध का नहीं है। ये कावेरी जल विवाद के दशकों पुराने इतिहास और गहरे अविश्वास से जुड़ा है। तमिलनाडु एक निचला तटीय राज्य है, मतलब वो नदी के बहाव में कर्नाटक के बाद आता है। उनका डर ये है कि अगर कर्नाटक के हाथ में पानी के बहाव को नियंत्रित करने वाला इतना बड़ा वॉल्व आ गया तो वो अपनी मर्जी से पानी रोकेंगे और छोड़ेंगे। मतलब ये क्लासिक मामला है जहां नदी के ऊपरी हिस्से में बैठा राज्य निचले हिस्से वाले के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये एक तरह से भरोसे का संकट है। तमिलनाडु का तर्क है कि इससे उनके किसानों और नागरिकों की जल आपूर्ति खतरे में पड़ जाएगी, खासकर उन सालों में जब बारिश कम होती है। और सिर्फ पानी की बात नहीं होगी शायद? नहीं, बात सिर्फ पानी की नहीं है। स्रोत इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि इस परियोजना के कारण कावेरी वन्यजीव अभयारण्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 4,800 हेक्टेयर जंगल और वन्यजीव भूमि डूब जाएगी। तो यहाँ एक बड़ा पर्यावरणीय सवाल भी खड़ा होता है। ठीक है, तो तमिलनाडु के डर और उनकी चिंताएं तो समझ में आती हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। कर्नाटक आखिर इस परियोजना के लिए इतना जोर क्यों लगा रहा है? क्या ये सिर्फ 400 मेगावाट बिजली के लिए है? नहीं नहीं, बिजली तो बस एक अतिरिक्त फायदा है। असली वजह कहीं ज्यादा गंभीर है और उसका नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु? हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान साफ बताता है कि बेंगलुरु एक बड़े जल संकट से जूझ रहा है। शहर को आज रोजाना 2600 मिलियन लीटर पानी की जरूरत है। 2600 mld। और मिल कितना रहा है? मिल पा रहा है सिर्फ 1450 mld। एक मिनट, ये तो 1100 mld की सीधी कमी है। मतलब बेंगलुरु को आज जितना पानी मिल रहा है उसका लगभग 75% और चाहिए। ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, ये तो शहर के लिए एक अस्तित्व का संकट है। और ये संकट भविष्य में और गहराने वाला है। स्रोत में जो अनुमान दिए गए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। बेंगलुरु की आबादी जो अभी 1 करोड़ 3 लाख है, अगले 6 सालों में 2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। 6 साल में 2 करोड़? हाँ, तब शहर की पानी की जरूरत बढ़कर 4,000 mld हो जाएगी। आप इस गणित को समझिए। आज की कमी ही पूरी नहीं हो पा रही है और भविष्य की जरूरतें तो आसमान छू रही हैं। मैं ये सही सुन रहा हूं? 6 साल में आबादी लगभग दोगुनी हो जाएगी। फिर तो वे इस समस्या को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते।
ये तो एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा है। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में वे इस बांध को सही ठहरा रहे हैं। कर्नाटक का मुख्य तर्क यही है। वे 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हैं, जिसमें बेंगलुरु शहर के लिए अतिरिक्त 4.75 टीएमसी पानी आवंटित किया गया था। अच्छा, तो उनका कहना है कि उस पानी का इस्तेमाल करने के लिए ये जलाशय जरूरी है। हाँ, उनका कहना है कि उन्हें ये जलाशय बनाना ही होगा। लेकिन यहाँ बहस का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, जो हमें स्रोत में मिलता है। वो क्या है? स्रोत में एक अकेडमिक है, टीवी रामाचंद्रन, उनका जिक्र है। वो एक वैकल्पिक समाधान की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि बेंगलुरु को सालाना 700 से 850 मिलीमीटर बारिश मिलती है, जिससे अगर सही तरीके से जल संचयन किया जाए तो लगभग 15 टीएमसी पानी मिल सकता है। 15 टीएमसी? हाँ, सिर्फ बारिश के पानी से? हाँ, और इतना ही नहीं, इसके अलावा शहर का जो अपशिष्ट जल है, मतलब वेस्ट वाटर, उसे अगर पूरी तरह से ट्रीट किया जाए तो उससे सालाना 16 टीएमसी पानी और मिल सकता है। वाह! तो बहस इस पर आ जाती है कि क्या हमें एक विशाल, महंगा और विवादास्पद इंजीनियरिंग समाधान चाहिए, या फिर शहर के भीतर ही जो संसाधन मौजूद हैं उनका बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। सही पकड़े। ये तो प्रकृति पर नियंत्रण बनाम प्रकृति के साथ सामंजस्य की लड़ाई जैसा लगता है। बिल्कुल, यही इस बहस का सार है। और इसी दुविधा में केंद्र सरकार भी फंसी हुई है। कर्नाटक ने अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को सौंपी। सीडब्ल्यूसी ने उसे कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को भेज दिया। तो गेंद एक पाले से दूसरे पाले में जा रही है बस। कुछ ऐसा ही। दिलचस्प बात यह है कि पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने 2019 में ही कह दिया था कि इस पर आगे बढ़ने से पहले दोनों राज्यों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान जरूरी है। और अब क्या स्थिति है? हाल ही में इसी साल फरवरी में CWMA ने भी मामले को वापस CWC को ही भेज दिया, ताकि बातचीत के लिए एक मंच तैयार किया जा सके। तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट एक तरह से ठंडे बस्ते में है। लेकिन इसके पीछे का संकट तो हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल। तो ये पूरा मेकेदातु विवाद इस बात पे है कि एक जरूरी भौतिक पाइपलाइन यानी नदी के वॉल्व को कौन नियंत्रित करता है, और ये कितना जटिल हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीकरण और नियंत्रण की यही बहस एक बिल्कुल अलग अदृश्य दुनिया में भी चल रही है, हमारी डिजिटल दुनिया में। बिल्कुल। अब हम पानी की नदी से डेटा की नदी की ओर बढ़ते हैं। और जैसे कावेरी के प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता मेकेदातु बांध में है, वैसे ही इंटरनेट के एक बड़े हिस्से के प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता एक कंपनी के पास है, जिसका नाम है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर, हाँ, ये नाम अक्सर तब सुर्खियों में आता है जब इंटरनेट पर बड़ी बड़ी सेवाएं अचानक ठप हो जाती हैं। मैं हमेशा सोचता था कि ये कंपनी आखिर करती क्या है जो इसके लड़खड़ाने से इतना कुछ बंद हो जाता है। इसे आप इंटरनेट का एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस या एक बहुत बड़ा कुरियर सिस्टम समझिए। ये एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और रिवर्स प्रॉक्सी सेवा है। थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। जब आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जो क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करती है, मान लीजिए ज़ोमैटो, तो आपका अनुरोध सीधे ज़ोमैटो के मेन सर्वर पर नहीं जाता। ये पहले आपके सबसे नज़दीकी क्लाउडफ्लेयर के सर्वर पर जाता है। और इससे क्या फायदा होता है? 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, स्पीड। क्लाउडफ्लेयर उस वेबसाइट के कुछ हिस्से जैसे तस्वीरें और कोड अपने सर्वर पर पहले से ही स्टोर करके रखता है, जो आपके भौगोलिक रूप से करीब होते हैं। इससे वेबसाइट बहुत तेजी से खुलती है। और दूसरा है सुरक्षा। ये वेबसाइट को हैकर्स के हमलों से, जिन्हें DDoS अटैक कहते हैं, उनसे बचाता है। ये खराब ट्रैफिक को मेन सर्वर तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। तो ये वेबसाइटों के लिए एक तरह का बॉडीगार्ड और पर्सनल असिस्टेंट दोनों का काम करता है। लेकिन इसका पैमाना कितना बड़ा है, यहीं पर बात हैरान करने वाली हो जाती होगी। पैमाना ही इसकी असली कहानी है। स्रोत में दिए गए आंकड़े दिमाग चकरा देने वाले हैं। क्लाउडफ्लेयर का नेटवर्क 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। 100 से ज्यादा देशों में? हाँ, और ये हर सेकंड 81 मिलियन HTTP अनुरोधों को संभालता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे स्रोतों में उजागर की गई है, दुनिया की लगभग 20% वेबसाइटें इसकी सेवाओं का उपयोग करती है। 20%? ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी वेबसाइटें नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार लिंक्डइन, OpenAI जो ChatGPT बनाती है, और गेमर्स के बीच लोकप्रिय डिस्कॉर्ड जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अच्छा। और भारत में HDFC बैंक और ज़ोमैटो जैसी कंपनियां भी इसके नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं।
तो जब आप अगली बार ज़ोमैटो पर खाना ऑर्डर करें तो याद रखें कि आपका अनुरोध शायद क्लाउडफ्लेयर के सर्वर से होकर गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्लाउडफ्लेयर में कोई समस्या आती है तो ये किसी एक कंपनी के दफ्तर में बिजली जाने जैसा नहीं है। ये ऐसा है जैसे पूरे शहर के ट्रैफिक सिग्नल एक साथ बंद हो जाएं। इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा थम जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इस प्रणाली का केंद्रीय जोखिम है, जिसे स्रोत रनिंग ऑन क्लाउडफ्लेयर का जोखिम कहता है। इंटरनेट को मूल रूप से एक विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया गया था। हाँ, विचार यह था कि अगर नेटवर्क का एक हिस्सा काम करना बंद कर दे तो ट्रैफिक दूसरे रास्ते से जा सके। कोई एक सेंट्रल स्विच नहीं था। बिल्कुल। लेकिन क्लाउडफ्लेयर जैसी कंपनियों के आने से अनजाने में ही सही हमने कुछ सेंट्रल स्विच बना दिए हैं। ठीक यही हुआ है। और यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। एक ऐसी तकनीक जो इंटरनेट को हमलों से बचाने और उसे अधिक लचीला बनाने के लिए बनाई गई थी, वो अनजाने में उसे और अधिक नाजुक बना रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब शक्ति और ट्रैफिक कुछ ही जगहों पर केंद्रित हो गया है। एक कंपनी के इंजीनियर की एक छोटी सी गलती या उनके सिस्टम में आई कोई तकनीकी गड़बड़ी का असर वैश्विक हो सकता है, जो एक छोटे ब्लॉग से लेकर दुनिया के सबसे बड़े बैंकों तक सब कुछ प्रभावित कर सकता है। तो हमने विकेंद्रीकरण की थोड़ी सी आज़ादी और सुरक्षा को केंद्रीकरण की दक्षता और गति के लिए दांव पर लगा दिया है। ये एक तरह से शैतान के साथ सौदा करने जैसा लगता है ना? आपको स्पीड मिलती है लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है अपनी स्वतंत्रता की। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। जब क्लाउडफ्लेयर जैसी कोई सेवा कुछ मिनटों के लिए भी बाधित होती है, तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारा डिजिटल जीवन, जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा संचार और हमारा मनोरंजन टिका है, वो कितनी पतली और नाजुक डोर से बंधा हुआ है। तो आज हमने दो बिल्कुल अलग लेकिन आश्चर्यजनक रूप से समान प्रणालियों की गहराई से पड़ताल की। एक तरफ मेकेदातु बांध है जो पानी जैसे भौतिक संसाधन पर नियंत्रण की जटिलताओं को उजागर करता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे मानवीय जरूरतें, पर्यावरणीय चिंताएं और राज्यों के बीच का अविश्वास एक जटिल जाल बुनते हैं। और दूसरी तरफ क्लाउडफ्लेयर है जो हमारे डिजिटल बुनियादी ढांचे की छिपी हुई कमजोरियों पर से पर्दा उठाता है। यह दर्शाता है कि कैसे दक्षता और केंद्रीकरण एक दोधारी तलवार हो सकते हैं। बिल्कुल, जो हमारे आपस में जुड़े हुए संसार को अप्रत्याशित रूप से नाजुक बना देते हैं। दोनों ही मामलों में एक वॉल्व पर नियंत्रण ही सारी कहानी है। यह हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हमने एक बांध पर चर्चा की जो एक नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, और एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंटरनेट के ट्रैफिक के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करती है। ये सोचने पर मजबूर करता है, हमारी आधुनिक दुनिया में भौतिक और डिजिटल पाइपलाइनों को नियंत्रित करने में वास्तव में क्या अंतर है। जब दोनों ही हमारे जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो इन वॉल्व का नियंत्रण आखिर किसके हाथ में होना चाहिए? सरकारों के, निजी कंपनियों के या फिर किसी और के?